हेलो एवरीवन। आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग करेंगे और रीजनिंग में भी करेंगे ब्लड रिलेशन, जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वह कंफ्यूज रहते हैं या फिर कहें कि उनका बहुत सारा समय यह चैप्टर खा जाता है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज सीखेंगे, क्योंकि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट मैं इसमें करा दूंगा जो एग्जामिनर एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है। तो बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर और एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट हम सारे के सारे करेंगे। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, रक्त संबंध। इस रक्त संबंध के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक्स बातें बता देता हूँ और उसके बाद फिर अपना कंसेप्ट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इसमें रक्त संबंध का मतलब क्या होता है? रक्त संबंध का मतलब होता है रिश्तों की पहचान। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का हमसे या हमारा किसी व्यक्ति से क्या संबंध है या क्या रिश्ता है। अब जो वो रिश्ता है या संबंध है वह पिता पुत्र का भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, मामा भांजी का भी हो सकता है, चाचा भतीजा या भतीजी का भी हो सकता है, या हम कहेंगे दादा नाती या नातनी का भी हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो शायद आपको पता होगा। मैं उन चीज़ों को एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो वर्तमान पीढ़ी है इसमें यहाँ पर हम स्वयं को रख कर चलेंगे। वर्तमान पीढ़ी में जब आप स्वयं को रख कर चलेंगे तो रिश्तों की पहचान करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जिसमें स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आते हैं? स्वयं की पीढ़ी में पति पत्नी भाई चचेरा भाई ममेरा भाई मौसेरा भाई फुफेरा भाई बहनोई साला देवर जेठ साली का पति नंदोई, ये सारे हमारी स्वयं की पीढ़ी या हम कहें कि सेम जनरेशन, हमारी स्वयं की जनरेशन की ये रिश्ते होते हैं। अगर हम इससे एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं तो इसमें हमारे आ जाते हैं माता पिता, चाचा चाची, बुआ और फूफा, सास ससुर या मौसा मौसी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे हमसे जो एक पीढ़ी ऊपर हैं, यानी कि हमारे माता पिता और उनके जो जनरेशन के व्यक्ति होंगे वे हमारे एक पीढ़ी ऊपर कहलाएंगे। और जब दो पीढ़ी ऊपर जाते हैं हम तो उसमें हमारे दादा दादी यानी कि माता पिता, उसमें हमारे दादा दादी नाना नानी वह आ जाएंगे। और जब हम तीन पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो उसमें हमारे परदादा परदादी परनाना परनानी ये सब रिश्ते आते हैं। और जब हम एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, एक पीढ़ी जब हम नीचे चलेंगे, नीचे की ओर चलेंगे तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा हमारा पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, दामाद या पुत्र वधू, ये हमारे सभी एक पीढ़ी नीचे रिश्ते में आएंगे। ठीक है। जब दो पीढ़ी नीचे जाएंगे तो उसमें हमारा पोता पोती या फिर इनकी पत्नी और पति आएंगे। और जब तीन पीढ़ी नीचे जाएंगे तो इसमें हमारा परपोता परपोती या फिर इनकी पत्नी या पति, ये सब आ जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं आगे इसमें कुछ और बातें जानते हैं। तो इसमें लिखा गया कि प्रश्न हल करते समय कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी हैं। ठीक है, तो वे कौन कौन सी बातें हैं? इसमें कहा गया कि सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि किन दो व्यक्तियों के बीच में हमें संबंध बताना है। ठीक, और दूसरे नंबर पर दिया गया व्यक्ति। व्यक्ति का कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स व्यक्ति का मतलब पुरुष से समझ लेते हैं, यानी कि मेल से समझ लेते हैं, जबकि व्यक्ति का जो मतलब है वह पुरुष और स्त्री कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद व्यक्ति के लिंग का निर्धारण, यानी कि व्यक्ति का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, यानी कि पुरुष है या स्त्री है। इस तरीके से हमको जेंडर का साथ के साथ निर्धारण करते हुए भी चलना है और अपने पारिवारिक संबंधों के रूप में व्यक्त करने हैं। इसका मतलब है जब भी जो संबंध है वो दो व्यक्तियों के बीच में पूछा जाएगा, जब संबंध दो व्यक्तियों के बीच में पूछा जाएगा तो इसमें से एक जगह आप स्वयं को रख लेंगे। इसमें
एक जगह आप स्वयं को रख लेंगे और दूसरी जगह उस व्यक्ति को रखेंगे जिसके साथ रिश्ता पूछा जा रहा है, तो रिश्तों को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो, लिंग का जो निर्धारण है यानी कि जेंडर का जो निर्धारण है वह हम किस तरीका से करेंगे। इसमें देखो, जब भी हम मेल मेल कह लो या हम पुरुष, जहाँ भी मेल या पुरुष आएगा उसको हम डिनोट करेंगे प्लस से, यानी कि जहाँ मेल और पुरुष लिख आएगा व्यक्ति, उसके ऊपर हम प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक। और जब भी कभी फीमेल या हम कहें कि स्त्री आएगी तो हम वहाँ पर माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक। ये तो हो गया पुरुष और महिला, यानी कि पुरुष और स्त्री के लिए जब हम उनका जेंडर यानी कि लिंग निर्धारण करेंगे सवाल करते समय, तो हम प्लस और माइनस का ध्यान करते हुए चलेंगे, ठीक। और जब हम पति पति और पत्नी का रिश्ता जब बताएंगे हम, तो हम वहाँ पर ये बराबर का निशान का इस्तेमाल करेंगे, या लंबा कर देंगे थोड़ा सा, जैसे कि हम सवालों को करने के लिए हमारे पास स्पेस बन जाए। तो जब भी हम पति और पत्नी का रिश्ता जब बनाएंगे दो व्यक्तियों के बीच में, तो वहाँ हम इस बराबर का निशान का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी सेम जनरेशन यानी कि हम कहें कि भाई बहन, ठीक है, भाई बहन या साला, जो भी हम ये रिश्ते बनाएंगे इनके बीच में हमारा ये वाला साइन, सेम जनरेशन का साइन रहेगा, ठीक। और इसको अच्छी तरीक़ा से हम सवालों के द्वारा समझेंगे कि सवालों में हम किस तरीक़ा से इनको इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ में बता दूं, जब भी किसी व्यक्ति से पूछा जाएगा तो एक पीढ़ी रख लिया जाएगा, और जब उसके ऊपर वाली पीढ़ियों के बारे में बातचीत होगी तो हम रिश्तों को ऊपर की तरफ लिखेंगे, और जब नीचे वाली पीढ़ियों की बात होगी तो हम रिश्तों को नीचे की तरफ लिखना शुरू कर देंगे। इस चीज़ को आप सवालों के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल हम शुरू करेंगे उदाहरण के साथ। तो चलिए अब हम अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। इसमें दिया गया है तथ्यों पर आधारित प्रश्न। तथ्यों पर आधारित प्रश्न का क्या मतलब होता है? तथ्यों पर आधारित प्रश्न का मतलब होता है कि जब भी सवाल में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंधों के बीच में कुछ जानकारियां दी जाती हैं, और उन्हीं जानकारियों को घुमा फिरा करके जब एग्जामिनर सवाल पूछता है और फिर उनके बीच में संबंध स्थापित करता है, तो उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है कि तथ्यों पर आधारित सवाल। अब देखो, इस सवालों को हम किस तरीका से बहुत ही आसान तरीके से कैसे करते हैं। इसमें कहा गया राम श्याम का भाई है, यानी कि राम जो है, राम की जगह हम लिखेंगे आर, ठीक है, राम, और भाई है इसका निशान लगा देंगे और एच की जगह लिख देंगे श्याम, यानी राम का भाई है श्याम। अब देखो, राम का राम श्याम का भाई है, यानी राम के बारे में हमें पता है कि क्या जेंडर है और श्याम के बारे में, हालांकि नाम क्या किसका, किसी लड़के का नाम है तो मेल ही होगा, लेकिन हमें जब तक पक्की जानकारी ना हो हमें इसका जेंडर नहीं लिखना है, ठीक। तो इसमें आगे कहा गया है कि महेश राम का पिता है। जो महेश है इसको हम थोड़ा नीचे बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा राम, और ये प्लस हो गया, ये किसका भाई है, ये है श्याम का भाई, ठीक है। और आगे कहा है कि महेश राम का पिता है, ठीक है, महेश राम का पिता है, तो राम को ऊपर लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे महेश, और जब पिता है महेश, मतलब महेश की जगह एम लिख दिया है, ठीक है, शॉर्ट में हम लिख के चलेंगे इन सवालों को। तो पिता है राम का, तो एक पीढ़ी ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है। और जब महेश राम का पिता है तो श्याम का भी पिता होगा, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। अब देखो, जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है, क्या जगत और प्रिया के बारे में यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है ना, तो हम इस टॉप मतलब कि इस को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और जगत प्रिया का भाई है, और प्रिया
श्याम की पुत्री है, यानी कि प्रिया जो है श्याम की पुत्री है। तो अब हमें प्रिया के बारे में जानकारी, श्याम की पुत्री है तो पुत्री है तो नीचे आएगा, एक पीढ़ी नीचे। तो प्रिया, प्रिया जो है श्याम की पुत्री है तो नेगेटिव का साइन, माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ जेंडर भी साथ के साथ स्पेसिफाई करते हुए चलना है। उसके बाद जगत का चाचा कौन है। ठीक, अब जगत के बारे में हमने यहाँ जानकारी लिखेंगे, यहाँ से हमको निकालना है। तो जगत प्रिया का भाई है, यानी जगत प्रिया का हमारी ये रही, और जगत आ जाएगा हमारा यहाँ। जगत प्रिया का भाई है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। ठीक, अब देखो इसमें क्या पूछा है, जगत का चाचा कौन है। चाचा, जगत का चाचा, अगर ये पिता होगा, अगर ये पिता होगा तो ही ये चाचा बन पाएगा, और अगर ये नेगेटिव होता यानी कि इनकी ये माँ होती तो ये मामा बन जाता। लेकिन उसने पूछा है जगत का चाचा कौन है, हमको इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो हमको ये प्लस मानना पड़ेगा, और ये भाई हो गया, ये भी भाई हो गया। तो देखो जगत का पिता कौन है, एस। जगत का पिता कौन है, एस। जब जगत इसकी, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया का पिता एस है, तो जगत का पिता एस हो गया। ठीक है, और एस का जो भाई होगा वही जगत का चाचा लगेगा। तो जगत का चाचा कौन हो गया, राम। ठीक, तो इस तरीके से हमको सवालों को करते हुए आगे बढ़ना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट 1 हो गया। अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि किस कॉन्सेप्ट पर और सवाल एग्जामिनर पूछता है। चलिए देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। इसमें दिया गया है कि वार्तालाप पर आधारित। वार्तालाप पर आधारित का क्या मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है और कुछ जानकारियां के बारे, मतलब कुछ जानकारियां उसके बारे में बता के उसके साथ अपना संबंध स्थापित करता है, यानी कि अपना रिश्ता बताता है, और घुमा फिरा के बहुत सारी जानकारी वह दे देता है, तो फिर व्यक्ति से कहता है कि मेरा उसके साथ क्या संबंध है। तो इस तरीका के जो वार्तालाप पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको हम किस तरीका से करेंगे, यहाँ हम देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या कहा कि कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा, तो हम इन दोनों व्यक्तियों को लिख लेंगे। ये हो गया हमारा कपिल और ये हो गई हमारी शिल्पा। अब जिसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसी के साथ हम उसको अटैच करते हुए चलेंगे, और लास्ट में हमको किस व्यक्ति को किसके साथ हमें अटैच करना है वह हम सुटेबल, जो भी मतलब जिसके बारे में कम इन्फॉर्मेशन होगी उसको उठा के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले के पास हम उसको रख देंगे। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा उनकी माता का भाई, यानी कि उनकी माता यानी कपिल के बारे में बात हो रही है, तो कपिल की माता और फिर उनका भाई। तो सबसे पहले हम कपिल की माता बनाएंगे। माता मतलब एक पीढ़ी ऊपर, और माता है फीमेल है तो माइनस का साइन लेके चलेंगे, और उनकी माता का भाई यानी कि मेल होगा तो हम प्लस का साइन लेकर चलेंगे। ठीक है, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है, यानी कि उनका जो भाई है वह पिता है। पिता किसका है, आशीष का। ठीक है, ये हो गया आशीष, और आशीष क्या है, पुत्र, यानी कि ये हो गया हमारा प्लस का। ठीक है, अब वो कह रही है कि मेरे पुत्र, यानी कि इसका भी पुत्र आशीष है। जब इसका भी पुत्र आशीष है और इसका भी पुत्र आशीष है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए, और जब ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए, ठीक है, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, भाई ये औरत होगी, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि सवाल में पूछा क्या है, कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। अब देखो कुछ कुछ स्टूडेंट इस चीज़ में भी परेशान हो जाते हैं कि हमें कपिल के बारे में बताना है शिल्पा से, या शिल्पा के बारे में हमें शिल्पा के बारे में हमें कपिल से बताना है। तो इसमें जब भी जिसके पीछे का लिखा है ना, जैसे कपिल का, तो इसको आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कपिल का लिखा है तो ये सोच लेना कि का की जगह हमें लिखना है कपिल, का की जगह लिखना कि क्या लगता है, कपिल क्या लगता है। ठीक है, हमें ये देखना है कि कपिल क्या लगता है, किससे लगता है, जिससे साथ संबंध पूछा गया है। तो हम इसमें देखें कपिल क्या लगता है, कपिल कहाँ है, कपिल है यहाँ, और ये क्या लगता है शिल्पा का। देखो ये है शिल्पा का पति,
और ये है पति की बहन यानी कि नंद। और ये जो नंद है ये है नंद का बच्चा। तो ये नंद का बच्चा क्या लगेगा? इसका भांजा लगेगा तो इसका भी भांजा लगेगा, इसका भांजी लगेगी तो इसकी भांजी लगेगी। लेकिन हमें यहाँ कपिल के बारे में ये नहीं बताया गया कि ये लड़की है या लड़का है। तो ये या तो भांजा हो सकता है या भांजी हो सकता है। तो इस तरीके के सवालों में आपको ऑप्शन में शायद दोनों ही लिखे आएंगे, जैसे भांजा और भांजी इसमें लिखा हुआ है। और अगर कभी कभी भांजा भांजी नहीं लिखा आए तो आपको उसी हिसाब से सेंस लगाना है जो एग्जामिनर ऑप्शन में दे देगा। अगर यहाँ केवल भांजा होता तो हम भांजे पे टिक कर देते, और अगर केवल भांजी होती तो हम भांजी पर टिक कर देते। बाकी हमारा जो उत्तर है वह नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा संकेतों पर आधारित। इसमें क्या कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए या इशारा करते हुए उसके बारे में कुछ जानकारियां बताता है और फिर उसके साथ अपना संबंध स्थापित करता है, इस तरीके के सवालों को कहा जाता है संकेतों पर आधारित सवाल। तो देखो इस तरीके के सवाल को हम किस तरीका से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले कहा गया है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, यानी कि ये आ गया हमारा विनय और ये आ गई हमारी वो लड़की जिसकी ओर विनय संकेत कर रहा है। अब विनय क्या कह रहा है? वह है मेरे ग्रैंडफादर की, इतना पढ़ो और अपना यहाँ पर संबंध स्थापित कर दो। उसने कहा कि मेरे ग्रैंडफादर की, तो मेरे यानी कि विनय की जगह हम खुद को रख के चलेंगे तो हमें संबंध स्थापित करना और आसान हो जाएगा। तो वह कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर की, तो विनय, तो विनय के सबसे पहले पिता बनेंगे, और जब ग्रैंडफादर बनाना है तो हमको पिता के पिता भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ विनय के पिता होंगे, फिर उनके पिता होंगे, तब मतलब कि तब ये होंगे ग्रैंडफादर यानी कि दादा। और तो वह कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर की। अब हम ग्रैंडफादर बन गए हमारे यहाँ पर, तो हम ग्रैंडफादर से क्या संबंध है? ग्रैंडफादर की इकलौती संतान। इकलौती संतान का मतलब है चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, केवल एक ही बच्चा हो यानी एक संतान हो। तो इकलौती संतान इनके ग्रैंडफादर की कौन है? वह विनय के स्वयं पिता हैं जो केवल इकलौती संतान हैं। और आगे दिया गया कि जो इकलौती संतान की पुत्री है, जो वह गर्ल लड़की है, वह है विनय के पिता की इकलौती संतान की पुत्री है, यानी इनकी इनकी इकलौती संतान है ये विनय के दादा की, और इनकी पुत्री है। तो इसमें या तो विनय स्वयं हो सकता है, जब और स्वयं इसमें हो नहीं सकता है क्योंकि वह उंगली करके या किसी भी उस व्यक्ति की लड़की की ओर संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो स्वयं तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसकी या तो ये बहन होगी या भाई होगा। ठीक है, तो ये तो लड़की है, ये इसका जेंडर पहले बता दिया कि पुत्री है। अब इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, इसके बारे में ना हमें पता है और ना इसके बारे में सवाल में हमसे कुछ पूछा है। तो इसमें कहा है कि उस लड़की का यानी उस लड़की का, अब ये का आ गया तो आप यही लगा देना कि लड़की क्या लगती है, लड़की क्या लगती है विनय की, क्या लगती है। यहाँ आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंटों को मैंने यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए देखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लड़की क्या लगती है। लड़की क्या लगेगी विनय की? लड़की अगर ये फीमेल होगी, विनय अगर कोई लड़की होगी तब भी ये बहन लगेगी, और ये कोई लड़का होगी तब भी ये लड़की बहन लगेगी विनय की। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा बहन। ठीक, करते हैं अब अगला कॉन्सेप्ट, तस्वीर पर आधारित। तस्वीर पर आधारित का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसके बारे में कुछ जानकारियाँ बताता है और फिर उससे अपना कोई संबंध स्थापित करता है। अब आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो तस्वीर है वह कोई व्यक्ति तो है नहीं है, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो तस्वीर है वह उस स्वयं व्यक्ति की भी हो सकती है
जो वह संकेत करके बता रहा है, या उसकी भी हो सकती है जिसके बारे में वह जिससे वह बात कर रहा है, या किसी और की भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको जितनी जानकारी दी गई हो उसी को बेस मान के आपको सवालों का उत्तर बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। विनोद, यहाँ तो आ गया हमारा विनोद और ये आ गई हमारी फोटो। ठीक है, अब देखते हैं किसके बारे में विनोद क्या जानकारी दे रहा है। विनोद अपने बारे में जानकारी देगा या फोटो के बारे में जानकारी देगा। तो वो कह रहा है, यह है, विनोद कह रहा है यह है मेरी पत्नी। तो पहले विनोद की पत्नी बनाइए। पत्नी बनाओगे तो बराबर का निशान आ जाएगा, पत्नी के लिए आ गया नेगेटिव निशान। अब जब ये पत्नी है तो विनोद प्लस हो गया, मेल हो गया। वह कह रहा है यह है मेरी पत्नी की माता। पत्नी की माता, तो यहाँ पे माता बना लीजिए आप। ठीक है, माता हो गई। माता की एकमात्र पुत्री। एकमात्र पुत्री का मतलब है कि इसकी खुद की पत्नी। इसकी खुद की पत्नी, एकमात्र पुत्री का मतलब है कि एक ही संतान। जो मतलब लड़की है वह केवल एकमात्र लड़की है, लड़का चाहे कितने भी हो हमें नहीं मतलब उससे। उसने कहा है कि एकमात्र पुत्री, जब एकमात्र पुत्री है तो विनय की स्वयं की पत्नी हो गई। ठीक, पुत्री की पुत्री है, यानी इस पुत्री की भी पुत्री है। अब ये जो फोटो है ना, ये इसके बारे में कहा है कि ये पुत्री की पुत्री, यानी कि ये भी एक लड़की की फोटो है। अब देखो क्या कह रहा है कि विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विनोद क्या लगता है। विनोद क्या लगता है फोटो वाली लड़की का, तो विनोद फोटो वाली लड़की का क्या लगेगा। विनोद क्या लगेगा, इसकी बेटी है तो इस विनोद की भी बेटी हुई, तो विनोद क्या लगा, विनोद लगा पिता। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी। बढ़ते हैं अब अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट हमारा कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न। मतलब इसमें या तो कुछ कोड दिया होगा जैसे पी क्यू, या गणितीय संकेत प्लस माइनस गुणा भाग, इस तरीके के दिए होंगे, या फिर आपको इस तरीके के संकेत भी मिल सकते हैं। ठीक है, सवाल में ये तरीके गणितीय संकेत हैं, ये भी आपको सवाल में मिल सकते हैं। तो इस तरीके के सवालों को किस तरीके से हम करते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें देखो सबसे पहले कहा गया कि यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। यहाँ आपको मैं एक के द्वारा समझा देता हूँ, फिर हमको एग्जाम में कैसे करना है वह फिर मैं आपको समझाऊंगा। इसमें कहा है P प्लस क्यू का अर्थ है कि P जो है Q की माँ है। यानी इस प्लस का अर्थ क्या है, इस प्लस का अर्थ है कि ये माँ के लिए डिनोट किया गया है। ये माँ के लिए डिनोट किया गया, प्लस का अर्थ है माँ। प्लस का अर्थ है माँ, ये आपको दिमाग में रखना है। और माँ कौन बनेगी, ये बाद वाला पहले वाला माँ बनेगा या बाद वाला। अगर पहले वाला सिंबल माँ बना तो दूसरा वाला पुत्र या पुत्री बनेगा, और अगर बाद वाला सिंबल माँ बना तो पीछे वाला पुत्र या पुत्री बनेगा। ठीक है, आपको उसी हिसाब से समझना। इसमें कहा गया कि पी, इसने पी को माँ बनाया है। जब पी माँ बना दिया तो जो अगला वाला है वह पुत्र या पुत्री बनेगा। वैसे ही इसमें कहा गया है कि पी भागित क्यू। पी भागित क्यू का मतलब अर्थ है कि पी क्यू का भाई है। हम यहाँ भाग का मतलब लिखेंगे भाई। ठीक, भाग का मतलब लिखेंगे भाई। अब भाई कौन होगा, तो हमको पहले अक्षर के बारे में जानकारी दी कि ये पहला जो अक्षर है ये भाई होगा। बाद वाला अक्षर बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये पी जो है पहला अक्षर है, ये इसका भाई होगा। ठीक, वैसे ही हम जब पी गुणा क्यू करेंगे तो इसका मतलब है, गुणा का मतलब है दिया इसमें पुत्र। गुणा का मतलब इसमें पुत्र दिया है। ठीक है, पुत्र का मतलब क्या है कि इसमें दिया पी क्यू का पुत्र है, यानी कि इसमें भी बताया जो ये क्यू पी है यह है पुत्र है। ये पुत्र है, जब ये पुत्र है तो ये किसी का तो पुत्र होगा।
यानी ये क्यू का पुत्र होगा। ये पी जो है क्यू का पुत्र होगा, और पुत्र क्यू है, माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। ठीक है, तो इन संकेतों से आपको ये पता चल गया होगा कि हम प्लस की जगह माँ समझ के चलेंगे, और भाग की जगह भाई, और गुणा की जगह पुत्र। तो इस तरीके से सवालों को थोड़ा और ज़्यादा जटिल बना दिया जाता है। इस तरीके के सबसे हार्डेस्ट सवाल कहलाते हैं। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट सवाल इसी तरीका के होते हैं एग्जाम के अंदर। तो इनको समझना और इनमें संबंध स्थापित करना थोड़ा सा कठिन, कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट हो जाता है। तो इनको और सरल हम किस तरीके से बना सकते हैं? तो इस तरीके से जब मैंने आपको ये बताया कि प्लस की जगह माँ समझ के चलेंगे, और माँ कौन होगा, माँ हमारा जो अगला सिंबल होगा वह माँ होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये सवाल करने हैं। हम किस तरीके से करेंगे इस सवाल को, देखते हैं अब आगे। जब हम इसको पेपर में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? जब हम इसको पेपर में करेंगे तो हम देखो इस तरीका से करेंगे। हमको बस ये चीज़ तो यहीं देखनी है कि P से संबंध स्थापित हो रहा है या Q से संबंध स्थापित हो रहा है, तो ये तो चीज़ हम यहीं देख लेंगे। P Q की माँ है, यानी प्लस का मतलब है कि जो पहला वाला अक्षर है उससे संबंध स्थापित हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस का मतलब लिख देंगे हम मदर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे पेपर में। और भाग्य का मतलब हम लिखेंगे, भाग का मतलब है यहाँ पर भाई यानी कि ब्रदर। और गुणा का मतलब है पुत्र। गुणा का मतलब है पुत्र यानी कि सन। क्योंकि एस सन में भी आता है और सिस्टर में भी आता है, तो हम यहाँ पे सन भी लिख सकते हैं। और आगे क्या है कि माइनस का अर्थ है सिस्टर, तो यहाँ माइनस का जो अर्थ है उसमें हम लिख देंगे सिस्टर। ठीक है, इन संकेतों को केवल पेपर में लिखना है, और फिर जो भी सवाल में इंफॉर्मेशन दी गई हो उसमें इनका इस्तेमाल करते हुए चलना है। अब देखो इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि एम जो है एन की बहन है, यानी कि एम जो है बहन बनेगी, किसकी बनेगी? एन की। अब एन के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि वो भाई है या बहन है, लेकिन एम बहन बननी जरूरी है। तो हमें ये देखना, बहन बनेगी एम। तो बहन का क्या साइन दे रखा है, ये माइनस यहाँ है, तो ये आ जाएगा हमारा एम माइनस एन। कहीं दिख रहा है हमको? एम माइनस एन हमको चाहिए, चाहे वह इधर हो, जैसे हमारे ये तीन संकेत दिए गए हैं, चाहे एम एन इधर हो या इधर हो। तो एम माइनस एन, एम माइनस एन कहीं भी नहीं दिया गया है। तो एक चीज़ और देखनी है आपको, देखो जब भी ये तीन संकेत दिए गए हैं ये वाले, इसको हम उठाते हैं, पी प्लस एन भागित एम। तो प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है माँ, तो पी क्या बनेगी? पी बनेगी हमारी माँ। ठीक है, इसको इधर करते हैं, पी हो गई हमारी माँ। किसकी बनी है माँ? एन की। ठीक है, अब एन से एन क्या लगता है? एम का भाग, भाग का मतलब है भाई, और जो एन है ये हमारा हो जाएगा भाई एम का। अब देखो, अब ये लास्ट वाला आया, अब इस लास्ट वाले में, लास्ट में अगर एम है तो क्या हम इसका कोई जेंडर पता कर सकते हैं कि ये एन का भाई है, बहन है, या फिर भाई है? इसमें हम एम का कोई जेंडर, या ये स्त्री है या पुरुष है, हम इसमें कुछ भी पता नहीं कर सकते। यानी कि अगर एम हमारा लास्ट में आया तो वह हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो एम जो है इसमें लास्ट में है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। एम इसमें लास्ट में है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। एम इसमें लास्ट में है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। केवल हमारा केवल हमारा एक ऑप्शन बचा, और चार ऑप्शन में से एक हमेशा सही होता है, तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं। इसमें कहा है कि एम माइनस पी, तो माइनस का मतलब है सिस्टर, यानी कि एम जो है सिस्टर है किसकी? पी की। ठीक, और भाग, भाग का मतलब है भाई, पी भाई है एन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
सवाल में पूछा क्या है, ये हमसे सवाल में पूछा है जो m है वह n की बहन होनी चाहिए। m जो है n की बहन होनी चाहिए, ये चाहे भाई हो या ये बहन हो, उस चीज़ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये बहन होनी चाहिए। अब देखो ये जो m है इसमें p की बहन है और p n का भाई है, इसका मतलब ये m जो है इसकी भी बहन हुई। ठीक, m जो है n की भी बहन हुई। तो हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें मैंने 5 कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित एग्जामिनर एग्जाम में सवाल बार बार पूछता रहता है। अब इस पर जो आधारित और प्रश्न बनेंगे या इन मैं कहूँ कि इन सवालों की जो हम प्रैक्टिस करेंगे वह मैं आगे 2-3 वीडियो में बना करके उसमें इन सारे कॉन्सेप्ट की आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में आपको इस तरीके के जब सवाल आएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मुझसे कोई सवाल करना है या कुछ कहना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।